हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप लोगों का एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में मैं सतीश गोसाई स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि कोविड के कारण जो है फिर से जो है शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं, तो इसलिए जो है एकमात्र माध्यम बचा हुआ है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत नया टॉपिक नंबर सिस्टम को शुरू कर रहा हूँ। देखो, बहुत बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। कंप्यूटेशन के पर्पज से तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स अगर आप आगे पढ़ते हैं तो उससे भी इसके लिए आपको एक बेसिक टॉपिक आधार टॉपिक है जिसकी जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है नंबर सिस्टम, तो आप फिर आगे मैथमेटिक्स करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है जिसमें नंबरों के बारे में आपके साथ इंट्रोडक्शन कराया जाता है, कौन सा नंबर किस श्रेणी में रखा गया है, उसका क्या नाम है। इसलिए मैं पहले आपको इसमें नंबरों का क्लासिफिकेशन ही पढ़ाऊंगा, नंबरों का वर्गीकरण। इसमें नंबरों का वर्गीकरण आएगा। नंबरों का वर्गीकरण का मतलब कि जो नंबर है उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया और किस नंबर को किस नाम से जाना जाता है, ये जानना जरूरी है। तो बेसिकली आप देखो तो नंबरों को जो दो पार्टों में बांटा गया, आपको पता होगा। पहले होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं रियल नंबर जिनको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आपको पता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो भी चीजें वो सारी क्या है, वास्तविक नंबर है। जो इमेजिनरी नंबर है, मतलब जो सिर्फ कल्पना में है, वास्तविकता से कोई नाता नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना जानते हैं, इसको आयोटा से दिखाता है। आयोटा की वैल्यू होता है √-1, और आयोटा का जो स्क्वायर होता है डिस्कॉल्ट होता है -1। बस इसके लिए आपको इतना ही जानना, ये पूछता है एग्जाम में कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो होता है -1। बस ये यहीं पे खत्म है जो इमेजिनरी नंबर है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो सारे पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर जो है आपके -∞ से लेकर के सीधे +∞ तक जितने भी संख्याएं वो सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। और वही वास्तविक संख्याएं हमारे मैथमेटिक्स में क्या होती है, प्रयोग होती है। और हमें आगे सारी यही चीजें पढ़नी है वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जो भी बेसिक चीजें वो सारी चीजें बता। इन वास्तविक संख्याओं को ही अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, और किस वर्ग में किस संख्या को रखा गया है उसको विस्तृत रूप से मैं आगे बता रहा हूं, वही आपको जानना। तो जो रियल नंबर है, इन रियल नंबरों को किस प्रकार से आगे विभाजित किया गया है उसमें मैं आपको बता। तो पहला आता है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे इनका जितना भी वर्गीकरण है, जो भी क्लासिफिकेशन है, वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्याओं को ही अलग अलग वर्गों में रखा गया है और उनका एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, उसी के अंतर्गत पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यह है हमें प्रकृति में मुक्त रूप से मिली, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो होती क्या है, प्राकृतिक संख्याएं गिनती की वह सभी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट कहां तक, इनफिनिटी। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 1 कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। सारी वो गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक, इनफिनिटी तक, इन सबको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और आपको पता होगा जो जीरो है, जीरो की कुछ बाद में की गई है। अगर मैं इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू डॉट सो, तो जब इसमें जीरो भी इंक्लूड जाते हैं, यानी संख्याएं जीरो से स्टार्ट हो जाती है, तब इनका नाम हो जाता है पूर्ण संख्याएं, या इनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। आप समझना, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती है, मतलब जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती है। जबकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू। क्यों? ये प्रकृति में पहले से प्राप्त थी, जिनमें जीरो की खोज बाद में की गई, इसलिए इसको किसमें रखा गया, होल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3। मैं बोलूंगा फर्स्ट 3 होल नंबर, तो आप बोलेंगे 0, 1 और 2। इसी से आप आगे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूंगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर,
प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है या प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। इसके लिए आपको जो है नंबरों के बारे में जानना जरूरी है कि होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आपके हो गया है नेचुरल नंबर, ये आपके हो गए होल नंबर। इसी में आगे आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है इसको देखो। जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर एग्जैक्टली जो है डेफिनेशन को फॉलो करती है। इस प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। A number whose exactly 2 factor, namely 1 and itself, called a prime number. ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3। अब आप बोलेंगे 2 के भी सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 1। इसके 2 ही तो फैक्टर है, इसलिए 2 क्या है प्राइम नंबर। 3 के भी देखो 2 ही फैक्टर है, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया। अगर 5 देखेंगे 5 के भी 2 ही फैक्टर है, एक 5 हो गया, एक 1 हो गया। 7 के भी 2 ही फैक्टर है, एक आपको पता है 7 है और एक 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो स्वयं हो और एक क्या हो, एक हो। एक वो स्वयं हो, एक हो, एक स्वयं और एक इटसेल्फ नंबर कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ठीक, इसमें दूसरी चीज क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि ये जो 2 है ना, ये 2 अपने आप एक इवन नंबर भी है, मतलब ये एक सम संख्या भी है जिसको सम संख्या बोलते हैं। ये एक 2 सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है, और ऐसा एकमात्र संख्या 2 ही है जो एक सम संख्या भी है और प्राइम भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्राइम नंबर आर इवन नंबर, तो आपका आंसर आएगा 1। मतलब एक, वो एक कौन सा 2, कौन सा है तो आंसर आएगा 2। पूछेगा हाउ मेनी तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में प्राइम नंबर भी है और क्या है इवन नंबर भी है। ठीक है, बाकी कोई आगे कोई भी प्राइम नंबर क्या नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं हो सकता। और एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना, आप नोट करके इसको नोट करना कि जो 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं, जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं, जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक उनकी संख्या होती है 15, और जो 50 से लेकर के 100 के बीच होती है उनकी संख्या होती है 10। इसलिए टोटल प्राइम नंबर ऑफ 1 to 100 कट हो जाएंगे 25। ये आपके क्वेश्चन में आगे काम आएगा। जैसे आपसे कभी पूछा जाए हाउ मेनी प्राइम नंबर 1 to 70, तो आपको 1 to 50 तो पता ही है कि 1 to 50 15 होते हैं, आपको 50 to 70 काउंट करना है। या आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्राइम नंबर 1 to 90, आपको क्या करना है, आपको जो है 1 से 100 तक पता है कितने 25, बस 90 से 100 तक ही काउंट करना है, उसको माइनस कर देना किससे 25 से। ठीक है, इसमें 2 चीजें याद रखना। एक तो पहली चीज हाउ मेनी प्राइम नंबर आर इवन नंबर, तो आपका आंसर आएगा 1, कौन सा 2। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछेगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी, तो आंसर है 1, कौन सी है 2। ये कई बार पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, अगर आपसे सबसे छोटा प्राइम संख्या, सबसे छोटा प्राइम संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। ठीक है, तो ये तो है प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। A number whose more than 2 factor, namely a number whose more than 2 factor called composite number, मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे 4, आपको पता है 4 के क्या होता है, एक 2 होता है, एक 1 है, एक कुछ 4 है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड माने मोर देन 2 है, तो इसीलिए क्या हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 आपको पता है 6 के भी कितने फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 1 है, कुछ 6 है, तो मोर देन 2 फैक्टर। तो आपको पता है ये भी क्या है भाज्य संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी मोर देन 2 फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि वन न तो आपने प्राइम में रखा, वन न तो आपने कंपोजिट में रखा। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये वन है इस वन को विशेष तौर से आप ध्यान रखना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न भाज्य है और न अभाज्य संख्या। ये न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन का सिर्फ क्या है, एक ही फैक्टर है, एक। और आपको पता है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और जबकि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हैं। तो इस एक के न तो दो गुणनखंड है न दो से ज्यादा, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपके पास अगर कोई पूछा जाए कि वन क्या है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, तो आप ऑप्शन सी रहेगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आप बोलेंगे नाइदर प्राइम नॉर, वो एक नेचुरल नंबर है, वो एक और नंबर भी है, लेकिन अगर प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में रखा जाए तो उन्हें तो प्राइम में रखा जाएगा, नहीं कंपोजिट में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार आता है, कई बार पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, आप लोग वन को टिक कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, टू, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, टू। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर से पहले तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक आता है को प्राइम नंबर, थोड़ा आप समझ लीजिए। एक को प्राइम नंबर आता है, पहले को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता, इन नंबरों का एक युग्म होता है, पेयर होता है, पेयर ऑफ नंबर, संख्याओं का एक पेयर होता है। कैसा पेयर, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1, मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, उसको बोलते हैं क्या, कोप्राइम। जैसे 2 और 3, ये 2 और 3 आपस में कोप्राइम है। क्यों? इनका एचसीएफ जो है वो 1 है। एचसीएफ मतलब ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, 1, मतलब इन दोनों संख्याओं को सिर्फ कौन डिवाइड करता है, 1। 1 एक हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए कोप्राइम। अगर मैं आपको बोलूंगा 4 और 3, 4 और 3 भी क्या है, कोप्राइम, क्योंकि इनका एचसीएफ भी यहाँ पे कितना है, 1। क्यों? 1 ही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 4 को भी डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, 3 को भी डिवाइड करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 4 को 2 डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर तो नहीं है, 2 सिर्फ इसको ही डिवाइड करते हैं, इसको नहीं करते। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा 4 और 6, तो 4 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका एचसीएफ 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि एचसीएफ सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे एचसीएफ आपको पता है 2 है, इसलिए कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम नंबर वही होंगे जिनके क्या एचसीएफ 1 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 भी क्या हो सकते हैं, कोप्राइम, क्योंकि यहाँ पर भी इनका एचसीएफ कितना है, 1, तो इसको बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है, इन कोप्राइम नंबरों पे एक क्वेश्चन आता है, इसकी ध्यान रखना। ये तो आप समझ गए कि कोप्राइम नंबर वो संख्याएं हैं जिनका कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जैसे आपको पता है ये 2 अपने आप एक इवन नंबर है और 3 अपने आप में, या ऐसा मानिए 2 अपने आप एक प्राइम नंबर भी है और 3 भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर। ये 2 प्राइम नंबर है और ये दोनों प्राइम नंबर को अगर रखें तो ये आपस में क्या बन जाते हैं, ये आपस में बन जाते हैं कोप्राइम। जैसे अगर 5 है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। आपको पता है 7 है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो अपने आपस में कोप्राइम नंबर भी है। ऐसे कोई भी संख्या है, आपको पता है 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबरों को साथ में रखेंगे तो आपस में क्या बन जाएंगे, कोप्राइम नंबर। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमेशा 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए कोप्राइम नंबर। 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होंगी, 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य हमेशा होंगी, ऑलवेज। कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा के ले लो, आप कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं को ले लो, वो हमेशा क्या होंगी, सहभाज्य, कोई भी 2 अभाज्य संख्या।
ठीक है। दूसरी चीज, एक पॉइंट तो याद रखना, दूसरी चीज ध्यान में रखना, अगर एक इवन नंबर है मान लो 4 और एक इवन नंबर है 6, इन दो इवन नंबरों को एक साथ रखेंगे तो ये कोप्राइम होंगे क्या? आप बताओ क्या ये कोप्राइम होंगे? ये कोप्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं होंगे। एचसीएफ जब 1 होगा तभी कोप्राइम होगा। यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए कोप्राइम नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखो एक इवन नंबर 6 ले लूं, एक इवन नंबर 8 ले लूं, क्या ये कोप्राइम होंगे? यहाँ पे कोप्राइम नहीं, यहाँ पे भी कोप्राइम नहीं होंगे। मतलब मैं अगर दो इवन नंबर ले लूं वो कभी भी कोप्राइम नहीं होंगे। कोई भी दो इवन नंबर, ये 10 है ये 8 है, क्या कोप्राइम होंगे? नहीं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि दो सम संख्याएं कभी भी सहअभाज्य नहीं हो सकती। टू इवन नंबर कैन नॉट बी ए कोप्राइम नंबर। दो सम संख्याएं कभी भी सहअभाज्य नहीं हो सकती। एक चीज आप ये ध्यान रखना, पहली चीज आप क्या ध्यान में रखना, दो प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्या हमेशा सहभाज्य होंगी, ऑलवेज कोप्राइम। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे, दो सम संख्याएं कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। बस दो मेजर पॉइंट है तो उनको ध्यान में रखना, बाकी चीजें आप कर सकते हैं। अगर ये दो चीजें आपको ध्यान में है तो बाकी चीजें आप कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, देखो एक सम संख्या है, 2 अपने आप में सम संख्या है और 3 अपने आप में क्या है, यानी एक इवन नंबर है और एक क्या है, ऑड नंबर। हम बोल सकते हैं एक सम है और एक क्या है, विषम। एक सम संख्या और एक विषम संख्या को अगर आप साथ में रखेंगे तो ये कोप्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, ये कोप्राइम है। आपको पता है ये कोप्राइम है। यहाँ पे मैं फिर एक सम संख्या रखता हूँ 4 और एक विषम संख्या रखते हैं 3। अभी भी तो एक इवन है और एक क्या है, ऑड है। एक इवन और ऑड यानी एक सम और एक विषम है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। लेकिन क्या है यहाँ पे कोप्राइम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोप्राइम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या सहअभाज्य हो सकती है। ए इवन नंबर एंड ए ऑड नंबर मे बी ए कोप्राइम। मे बी वर्ड का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि देखो कहीं पे हो रहे हैं कहीं पे नहीं हो रहे। अभी तो देखो हो गया, अभी तो देखो हो गया। अभी मैं एक दूसरी चीज बताऊंगा, 3 और 9 ये इवन है, सॉरी 4 और 9 ये इवन है और ये ऑड है। तो यहाँ पे एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, वही सिचुएशन है, इवन ऑड इवन ऑड। यहाँ पे भी इवन और ऑड है, क्या ये कोप्राइम है? तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी ये क्या है, कोप्राइम है। यहाँ पे भी कोप्राइम है, इवन ऑड है। लेकिन कई चीजों पे ऐसा आएगा जहां पे कोप्राइम नहीं हो सकते। वो कैसे? जैसे 3 ऑड नंबर है, ठीक है, 6 इवन नंबर है, ये ऑड है और ये इवन है। अब देखो एक विषम संख्या एक सम संख्या यानी ऑड नंबर और एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। अब बताओ यहाँ पे कोप्राइम होंगे क्या? यहाँ पे तो इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो जहाँ पे एचसीएफ एक अलग कोई नंबर आ गया तो वहां पे तो कोप्राइम होंगे। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे तो ये कोप्राइम नहीं होंगे। अभी तो आपने देखा इवन और था कोप्राइम, इवन और था कोप्राइम हो गया, इवन और था कोप्राइम। अब देखो अब भी तो ऑड इवन है, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर, तो एक इवन नंबर है ऑड नंबर है, क्या कोप्राइम हो रहे? यहाँ पे तो नहीं हो रहे कोप्राइम। अब एक नंबर और लेना कोई भी, मान लो एक नंबर इवन नंबर 6 है, एक ऑड नंबर 9 है, क्या ये कोप्राइम होंगे? 6 और 9 इवन और ऑड है, कोप्राइम होंगे? यहाँ पे कोप्राइम नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एक सम संख्या और एक विषम संख्या कहीं पे तो क्या हो रही है, सहभाज्य हो रही है और कहीं पे सहभाज्य नहीं हो रही। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है, ए ऑड नंबर एंड ए इवन नंबर में भी एक कोप्राइम नंबर, एक सम संख्या और एक विषम संख्या सहअभाज्य हो सकती है। हो सकती का मतलब ये होता है कहीं पे होंगी और कहीं पे नहीं। तो ये चीज स्पष्ट हो गया, 3 चीजें स्पष्ट हो गई आपकी। पहली चीज है 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए कोप्राइम नंबर। दूसरी चीज है 2 इवन नंबर कैन नॉट बी ए कोप्राइम नंबर। उन्हें होता है दो सम संख्याएं कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। और तीसरी चीज है इवन नंबर एंड ए ऑड नंबर मे बी ए कोप्राइम नंबर, मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या सहअभाज्य हो सकती है। इस तीसरे वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखना, यहाँ पे हो सकती है, जबकि पहले वाले में हमेशा होती है, दूसरे वाले में कभी नहीं होती है, तीसरे वाले में हो सकती है, मतलब कभी होगा और कभी नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना।
ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट आता है उन सब में भी आएगा। ए प्राइम नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर है प्राइम नंबर, ए कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऐसा कोई आता है उन सब में क्या आएगा, भी। सिर्फ इन 3 स्टेटमेंट याद रखना। 2 इवन नंबर कभी भी नहीं होंगे, 2 प्राइम नंबर हमेशा सहभाज्य होंगे, और एक सम संख्या विषम संख्या यानी इवन और ऑड सहभाज्य हो सकती है, मतलब कभी होंगे और कभी नहीं। अब इसके अलावा आपको बताऊं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर रेशनल प्रमेय संख्या, ठीक है। आपको पता है प्रमेय संख्या रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिनोमिनेटर में जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। हम उसको बोल सकते हैं प्रमेय संख्या या रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा कौन सी होगी, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन हम ऐसी किस संख्या को प्रमेय संख्या बोल सकते हैं, कौन सी संख्या हो सकती है, तो इसको स्पष्ट जानने के लिए आपको उदाहरण से समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा उदाहरण समझ लें तो आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सारे फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन जैसे 1/2, 2/3, 5/7, 8/9, ऐसा कोई भी भिन्न है तो वो तो क्या है, प्रमेय संख्या। और इसको आप समझ भी लेते हैं। इस पर अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन में आ गया which one following of the prime number, तो ये रेशनल नंबर, तो आप इस पर पहचान लेंगे। निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या, ऑप्शन दे ऐसा ऑप्शन हो तो आप पहचान लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपको वहां पे समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आप कोई ध्यान रखना। उदाहरण से इस पर ऑल काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसो, ये सारी संख्याएं भी क्या है, प्रमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। मैं इसके नीचे 1 रखूंगा तो बन गया फ्रैक्शन, मैं इसके नीचे 1 रखूं तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही है। तो जब नंबर वही है तो p/q की फॉर्म आ जाती है, तो क्या होगा, रेशनल। मैं इसके नीचे 1 रखूंगा, इसके नीचे, तो ये तो p/q बन गया। तो जहां p/q की फॉर्म आएगी वहां रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशली अगर 0 की बात करूं, इसमें 0 इंक्लूड करूं, क्या 0 प्रमेय नंबर है या नहीं, तो आप ध्यान रखना 0 भी प्रमेय संख्या है, 0 भी क्या है, प्रमेय नंबर। क्योंकि अगर मैं 0 के नीचे 1 रखूंगा तो तब भी तो वो 0 ही रहेगा। तो अगर 0 ऊपर है, नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। अगर कहीं पे है n/0 है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। और मैं 0/n करूंगा, दिस इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अगर जो है 0 क्या है, 0 अगर ऊपर है और नीचे में 1 रखूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, नंबर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर, मतलब इसमें 0 भी आएगा, ऑल होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। मैं बोलूंगा 50 क्या है, 50 भी रेशनल, 52 क्या है रेशनल नंबर, 100 क्या है रेशनल नंबर, 150 क्या है रेशनल नंबर। ये सारे काउंटिंग नंबर क्या है, रेशनल नंबर। तीसरी चीज, अगर कोई भी नंबर डेसिमल में और रिपीटिंग फॉर्म जैसे 0.333 अप टू डॉट डॉट सो ऐसे, ठीक है, रिपीटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग फॉर्म का मतलब हुआ इसको हम हटा करके 0.3 ऐसे बार के रूप में लिख सकते हैं, बाकी 3 को हम टर्मिनेट कर सकते हैं और ये बाद में फ्रैक्शन हो जाएगा। जब मैं डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है वो चीज हम पढ़ेंगे। तो मतलब कोई नंबर डेसिमल में कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू रिपीट हो इंफिनिटी तक, तो समझ लो वो भी क्या है, रेशनल नंबर। अगर कहीं पे लिखा है 0.575757 अप टू डॉट डॉट सो, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। कहीं पे लिखा है 0.153 ऐसे, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ये सारे संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। पहली चीज मेरा आपका सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर यानी सारे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये सारे क्या है, होल नंबर है। अगर कोई नंबर डेसिमल में, दशमलव में, और दशमलव में अगर वो रिपीटिंग फॉर्म है और टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग का हम उसको क्या करते हैं, टर्म को खत्म कर देते हैं, 0.3 इसको बर्बाद कर देते, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर। चौथा उदाहरण इसका याद रखना, अगर संख्याएं रूट में, जैसे कहीं पे है रूट हो, तो मतलब नंबर रूट से बाहर आ सकता है, मतलब कोई नंबर परफेक्ट रूट में है या परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है और उसमें अंडर रूट लगा रखा है, ठीक है, वर्गमूल से बाहर आ सकता है, वर्गमूल के साइन से बाहर आ सकता है, तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे √9 है, √16 है, √25 है, ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या हो सकती है, रेशनल नंबर होती है,
ये सारी रेशनल नंबर। अगर मैं आपको बोलूंगा √5 तो √5 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √5 अपने आप में रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए रेशनल नंबर ये इरेशनल होता है। तो आप ध्यान रखना, ऐसी सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल सकता है एक पूर्ण संख्या के रूप में, वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और एक पांचवा याद रखना, एक होता है 22/, या सारे फैक्टर, इसको मैं आपको नोट कराऊंगा बाद में, क्योंकि जो पाई होती है, पाई की दो वैल्यू होती है, आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है, एक तो 22/7 होती है, और एक दूसरी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, इसी को अप्रोक्सीमेट निकालते हैं 3.14 सम। तो आपको ध्यान होगा जो 22/7 होता है, इस 22/7 आपको पता है फ्रैक्शन है, और 22/7 फ्रैक्शन है, तो 22/7 को क्या बोलते हैं, एक रेशनल नंबर। जब जो पाई होगा, जो ये पाई होगा, इसी पाई की वैल्यू, लेकिन पाई को किस में रखा जाएगा, इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, अगर 22/7 आपके पास है तो 22/7 में क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर की एग्जांपल है, पहले एग्जांपल है सारे फ्रैक्शन है, नंबर डेसिमल में, रिपीटिंग फॉर्म में, तो वो भी क्या अल्टरनेटिव रेशनल नंबर है। तीसरी चीज, अगर वर्गमूल में, वर्गमूल से बाहर आ सकता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, स्क्वायर रूट से बाहर, तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। और एक पाई की जो 22/7 वैल्यू है, वो तो आपको पता है फ्रैक्शन है अपने आप, वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ 0.7, क्या 0.7 रेशनल नंबर है, तो हाँ 0.7 भी रेशनल नंबर, क्यों, मैं इसके पीछे कितने भी जीरो लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आपको पता रिपीट हो रहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म में मैं इसको हटा सकता हूं। 0.35 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसके पीछे क्या कर सकता हूं, जीरो लगाऊं तो कोई फर्क तो पड़ेगा, मैं जीरो घटा भी सकता हूं। अगर नंबर डेसिमल में है, रिपीटिंग फॉर्म में, तब तो होता ही हो, लेकिन डेसिमल में है, फिक्स फॉर्म में, फिर यही पे खत्म हो, तो आप तब भी बोल सकते हैं ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर है। 0.78 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये सारे रेशनल नंबर। तो एग्जांपल से अब आपको ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि कौन से रेशनल नंबर है। इसलिए अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आता है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो आप ऑप्शन देख करके बता सकते हो, सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बता सकते। डेफिनेशन आपको पता है, a number written as a form of p by q but q is not equal to 0, लेकिन जैसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इसके एग्जांपल समझ गए तो यही एग्जांपल ऑप्शन में रहता है, आप यहां से समझ गए। फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, डेसिमल में है, रिपीटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग में, तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रूट में है लेकिन रूट से बाहर आ सकता है, तो आपको पता है रेशनल नंबर होगा। आपको पता है नंबर पॉइंट में लेकिन टर्मिनेटिंग फॉर्म में इसको जीरो लगा सकते हैं, आपको पता है वो क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो नंबर बच गए वो होते हैं इरेशनल नंबर। बाकी जो नंबर बच गए उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब हम उसको p by q के इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, ऐसे नंबर हैं कौन से जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला इसका जो बेस्ट एग्जांपल हुआ है, अगर नंबर रूट में है और ऐसा जो रूट से बाहर निकले, √5 है, ये परफेक्ट रूट तो है नहीं, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इरेशनल। जैसे 2√7 है, ये भी क्या हो गया, इरेशनल। जैसे मैं बोलूंगा √11, ये क्या हो गया, इरेशनल। तो ऐसे सारे संख्याएं जो एक रूट में होती है लेकिन रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल। पहला उदाहरण तो ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, अगर नंबर डेसिमल में, जैसे मैं बोलूं 1 3 5 7 8 एंड डॉट डॉट, अब जबकि नंबर चल ही रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में, नंबर कंटिन्यू फॉर्म में, पॉइंट में, और रिपीट भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, मैंने किसी पद को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर देखो पेपर का 0.57 7 6 8 9 एंड डॉट डॉट 7, तो ये नंबर पे क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर इसमें डॉट डॉट 7 ना होता, इतने पे खत्म होता, तो ये क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता, फिर टर्मिनेटिंग फॉर्म आ गया। लेकिन ये अप टू डॉट डॉट 7 हो गया, इसका मतलब ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल। आप इरेशनल नंबर के दो ही एग्जांपल ध्यान में रखना, ऐसा जो रूट में है और रूट से बाहर नहीं आ सकता, जैसे √9 होता तो वो रेशनल हो जाता, √9 होता तो क्या हो जाता, रेशनल, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती। ये √5 है, √5 बाहर नहीं आ सकता परफेक्ट, इसकी वैल्यू डेसिमल में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। जैसे 2√7 इरेशनल, √11 है इरेशनल, 0.1357 अप टू डॉट डॉट, ये अप टू डॉट डॉट, ये वाली लाइन जो लगी, ये आपको बता रही है क्या, इरेशनल नंबर है।
ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। और एक नोट करके आप स्पष्ट करना, जो ये पाई है, इस पाई की जो वैल्यू 22/7 है, ये 22/7 मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 22/7 तो इरेशनल नंबर। लेकिन जो ये पाई है, ये पाई कहाँ रखा जाता है, इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि पाई इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि पाई की ये 22/7 एक एप्रोक्स वैल्यू है, एप्रोक्स वैल्यू। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है समथिंग है, मतलब आगे कंटिन्यू आएगा। तो ये 3.14 और डॉट 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 ऐसा आता रहेगा। जब ऐसा आता रहेगा तो ऐसा होगा ना, और इस फॉर्म में होगा तो इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि वो पॉइंट की रिपीट तो हो नहीं रहा, अब कंटिन्यू फॉर्म में आता है, इसलिए वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना, पाई एक अप्रमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक प्रमेय संख्या है। 22/7 इज ए रेशनल नंबर बट पाई इज ए इरेशनल नंबर। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये बता दिए। अब इसके अलावा थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।